हेलो दोस्तों, मैं राजवीर पांडे बीर क्विज स्टेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। हम लोग संविधान सभा पढ़ रहे थे। संविधान सभा की विकास यात्रा में हमने ये देख लिया था कि कैसे 1895 के स्वराज विधेयक से इसकी उत्पत्ति हो रही है, वहाँ ये सिद्धांत पहली बार लाया जा रहा है, और कैसे आगे चलकर 1946 में संविधान सभा अस्तित्व में आती है, यानी कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हो जाता है। फिर संविधान सभा अपनी सिफारिशों के अनुसार भारत में चुनाव करवाती है और चुनाव करवाने के पश्चात संविधान सभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है और माउंटबेटन प्लान के पश्चात क्या होता है कि भारत विभाजन को स्वीकार लिया जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही भारत विभाजन था। भारत विभाजन को माउंटबेटन प्लान में स्वीकार कर लिया जाता है और स्वीकार करने के पश्चात जो संविधान सभा के क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ रहे थे, क्योंकि विभाजन जब क्लियर हो गया तो जो क्षेत्र पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ रहे थे उन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया, और छोड़ने के पश्चात जो भारतीय संविधान सभा बसती है उसमें भारतीय क्षेत्र में 229 सदस्य बसते हैं और 70 देशी रियासतें, 93 देशी रियासतें थी ना उधर, 93 में से सारी चली गई उधर, बाकी 70 जो हैं वो मेरे पास बची या हमारे पास बची। तो 70 देशी रियासतें जो थी, उन 70 देशी रियासतों और भारतीय क्षेत्र के जितने सदस्य थे, जितने प्रतिनिधि थे, उन सबको मिलाकर 229 प्लस 70 बचे 299, यानी भारतीय संविधान सभा के पास टोटल 299 सदस्य बचते हैं। कब? भारत विभाजन के पश्चात। अभी जो 299 सदस्य हैं इन्हीं को बनाना है संविधान। लेकिन ये बताइए कि क्या कोई एक व्यक्ति संविधान बना सकता है, या ऐसे भीड़ से कह दिया जाए कि जाओ संविधान बना दो, बनकर तैयार हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको संविधान बनाना है तो प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा। इसीलिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को। यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो इसमें एक प्रश्न आता है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। अब जिस सभा का कोई अध्यक्ष नहीं होता हो, फ्रांस में एक कॉन्सेप्ट है कि जिस सभा का कोई अध्यक्ष ना हो उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को उठाओ और उसको अध्यक्ष बना डालो। अब देखा कि भाई सबसे बुजुर्ग कौन है, पता चला कि सच्चिदानंद सिन्हा महोदय जो हैं वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको उस सभा की अध्यक्षता दे दी जाती है। लेकिन आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा अगर सबसे बुजुर्ग हैं तो उनके जीवन की बहुत आशा भी नहीं की जा सकती, यानी कितने दिन तक चलेंगे पता नहीं, या बुजुर्ग हैं तो बोलने में भी समस्या होती, क्योंकि अध्यक्ष को काफ़ी ज़्यादा लीड करके चलना पड़ता है। तो समस्या ये आई कि क्या इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए या अस्थायी। तो इनको उस उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता दे दी जाती है और अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इनको अध्यक्ष मान लिया जाता है। नेक्स्ट बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र बाबू जो बिहार के सिवान जिले से संबंधित थे, पेशे से शिक्षक थे, और आपको पता होगा शिक्षक एक बहुत अच्छा नेतृत्व करता होता है, इसीलिए राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। एक बैठक इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, और जब संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है तो उसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्तावना में हमने इसको देखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया जाता है? तीसरी बैठक में संविधान सभा की, जो कि हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा स्वीकार करती है 22 जनवरी 1947 को। खैर, अब संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, जिनका नाम है हरेंद्र चंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तथा संवैधानिक सलाहकार के तौर पर बेनेगल नरसिंह राव, जिनको बी.एन. नरसिंह राव कहते हैं, या बी.एन. राव कहते हैं जिनको, वो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए जाते हैं। अब संविधान सभा काम क्या करेगी? इसकी बैठक हो गई, तो संविधान सभा को संविधान बनाना है, लेकिन 299 सदस्यों वाली संविधान सभा, क्या सबको एक साथ एक काम पर लगा दिया जाए, एक ही क्षेत्र में लगा दिया जाए? ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए संविधान सभा को विभिन्न छोटी बड़ी समितियों में बांट लिया जाता है। तो ये जो छोटी बड़ी समितियां संविधान सभा की बनी, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इनके अध्यक्षों के विषय में प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है।
तो हम देख रहे हैं कि संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां हैं। हम देख रहे हैं कि संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां हैं जहां से प्रश्न आते हैं और जिनके अध्यक्ष कौन हैं। तो सबसे पहले वर्तमान में हम देखेंगे, उस समय में देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनको संविधान सभा में बनी संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समझौता समिति, इन तीनों का अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समझौता समिति, इन तीनों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है। दूसरे प्रमुख व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल जी को क्या क्या दायित्व दिया जाता है? इनको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है तथा साथ साथ इनको मूलाधिकार व अल्पसंख्यक समिति हेतु परामर्श, जो मूलाधिकार व अल्पसंख्यकों के हेतु जो परामर्श समिति बनती है, उसकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपी जाती है। तीसरे प्रमुख व्यक्ति की बात कर लें, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को समिति कौन कौन सी सौंपी जाती है? तो राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद को ही संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और राजेंद्र प्रसाद को ही झंडा समिति का भी अध्यक्ष बनाया जाता है। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति व झंडा समिति, इन तीनों की अध्यक्षता राजेंद्र बाबू द्वारा की जाती है। अब विचार आता है कि संचालन समिति की अध्यक्षता तो चलिए राजेंद्र बाबू करते हैं, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की, तो कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता के.एम. मुंशी द्वारा की जाती है। अब कुछ उप समितियां बनी इसमें। कौन सी उप समिति? जैसे मूलाधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। अब समितियों का सबको विषय में, समितियों के विषय में आयोग को पता चल चुका है कि बच्चों ने रट लिया है, लेकिन अब उप समितियों की तरफ हो जा रहा है। तो जो अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसकी अध्यक्षता H.C. मुखर्जी द्वारा की जाती है और जो मूलाधिकार उप समिति थी, उसकी अध्यक्षता J.B. कृपलानी द्वारा की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख समितियां थी जिनके अध्यक्ष थे, जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख समिति थी जिसका नाम था ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, इन्हें कई नामों से जाना जाता था। मसौदा समिति, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी। इस समिति की जो जिम्मेदारी थी वो संविधान के ड्राफ्टिंग की थी, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी प्रारूप समिति को मिली हुई थी। अभी जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में भीमराव अंबेडकर महोदय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो 7 सदस्यों वाली इस समिति में कौन कौन शामिल था? गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, B.L. मित्रा, D.P. खेतान और भीमराव अंबेडकर महोदय, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब देखिए, इसमें कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने पद छोड़ दिया या उनकी मृत्यु हो गई। जैसे अगर आप बात करें B.L. मित्रा महोदय की, तो B.L. मित्रा का निधन हो जाता है और B.L. मित्रा के निधन के पश्चात क्या होता है, उनके स्थान पर N. माधव राव समिति में आ जाते हैं और एक D.P. खेतान महोदय हैं। D.P. खेतान की जगह पर T.T. कृष्णमाचारी आ जाते हैं। तो ये आप रिप्लेसमेंट याद रख लीजिएगा कि D.P. खेतान की जगह पर T.T. कृष्णमाचारी और B.L. मित्रा की जगह पर N. माधव राव का स्थान आ जाता है। तो इस समिति के विषय में आप सदस्यों का नाम जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहे हैं। कभी जवाहरलाल नेहरू का नाम डाल देगा, कभी राजेंद्र प्रसाद का नाम डाल देगा, तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा कि कौन कौन से। अब हमारी सभी संविधान समितियां बन गई हैं, संविधान का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य करने से पहले क्या कर रहे हैं हम? कम से कम 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने देशों के संविधानों को पढ़ा गया? 60 देशों के संविधानों का निचोड़ और निष्कर्ष निकालने के पश्चात जो हमारे सामाजिक परिदृश्य पर सही बैठता था, वो हमने भारतीय संविधान में शामिल किया। तो 60 देशों के संविधानों को पढ़ा हमने और उस समय के 64 लाख रुपए लगभग खर्च किए हमने, 63,98,000 के आसपास। तो हमने उस समय के 64 लाख रुपए खर्च किए, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, तब जाकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन देने के पश्चात हमारा संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं? अंगीकृत कर लेते हैं। प्रस्तावना में आपने देखा था।
अब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया है। संविधान बनने के पश्चात इस पर 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि संविधान पर कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया? 284 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाता है। और इन 284 सदस्यों में 8 महिलाएं भी थीं। एक बात का ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का प्रश्न पूछे कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, तब आपको 15 महिलाओं का नाम लेना है। लेकिन अगर आपसे पूछे संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, तब आपका उत्तर होगा 8 महिलाओं ने। ठीक है, अब संविधान सभा संविधान बनकर तैयार कर देती है और हमारा संविधान 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों व 22 भागों के साथ एक विश्व का बृहद संविधान बनकर तैयार होता है। इस विश्व के बृहद संविधान में बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर से ली। तो संविधान की विशेषताओं में हम देखेंगे कि क्यों हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमने बाहर से क्या चीज़ें ली, क्या नहीं, और क्यों भारत को उधार का संविधान कहते हैं। ठीक है, तो वो हम अलग डिस्कस करेंगे। अब जो हमारी संविधान सभा बनी, इसने कुछ और प्रमुख कार्य किए थे। जैसे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने कुछ प्रमुख कार्य किए थे, जिनको जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति स्वीकार किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकार किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान सभा राष्ट्रीय गीत को स्वीकार करती है। तो ये तीनों तिथियां और क्या क्या यहाँ पर हुआ, ये आपको याद करना बहुत आवश्यक है। एक चीज़ और पूछा जाता है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तिरंगा को कब शामिल किया गया भारतीय संविधान, या संविधान सभा ने उसे कब स्वीकृति दी? तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे को स्वीकृति दी थी। ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। अब एक बात करते हैं कि क्या अंग्रेजों के जाने के बाद देश की व्यवस्था कौन चला रहा था, क्योंकि सरकार है नहीं अस्तित्व में। तो यही संविधान सभा जो एक टाइम पर संविधान निर्माण का कार्य करती थी, जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब ये संविधान सभा देश के लिए कानून बनाती थी, देश के लिए नियम बनाती थी, देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संचालित करने का काम करती थी, तब इसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको आप जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं। और तब ये एक लोकसभा की भांति कार्य करती थी। इसीलिए गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है, लोकसभा का पिता कहा जाता है, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की पदवी दी जाती है। तो संविधान सभा प्रशासनिक और संवैधानिक दोनों दायित्वों का निर्वहन कर रही थी। उम्मीद है आपको संविधान सभा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको ग्रुप पर पीडीएफ के तौर पर मिल ही जाएंगी। तो आप पहले यहाँ से लेक्चर को सुनने के बाद पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर मानिए एक पूरी स्टोरी आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।